हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के अक्टूबर माह के अंक में हम स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने वाली के उपलक्ष्य पे जो योजना आई है उसके पार्ट 3 को हम देखेंगे। पार्ट 2 और 1 और 2 में हमने संपादकीय देखा है, स्वच्छ भारत मिशन और उसके विभिन्न पहलू देखे हैं, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कहानी को देखा है, गांधी जी की स्वच्छता के प्रति जो विचारधारा है उसको देखा है, हमने नमामि गंगे या गंगा स्वच्छ कार्यक्रम को देखा है और स्वच्छ भारत मिशन के जो क्रांति है खासतौर से शहरी क्षेत्रों में ये उसको देखा। यानी 6 टॉपिक 2 पार्ट में हमने देख रखा है। इस पार्ट में हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे जो उसके टेक्निकल पहलू को जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत मिशन के नए वाले जो प्लस वाले पहलू हैं उनमें ये शामिल हैं। जैसे कि पहला है भवन निर्माण और मलबे का निपटारा, स्वच्छ भारत चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से समाधान। शहरों में भवन जो निर्माण होता है या कहीं भी जो भवन निर्माण होता है उसमें टूट फूट होती है। जब नया भवन बनता है तो उसमें टूट फूट होती है जिससे बड़े पैमाने पर मलबा निकलता है और वो मलबा देखा जाए तो जो होता क्या है कि हमारे पास उसकी सर्कुलर इकोनॉमी यानी हम उससे नई चीज़ नहीं निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैंडफिल में भरता है या मलबे जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, जो कहीं ना कहीं स्वच्छता के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको रिसाइकिल कर लें, पुनः उपयोग करने में सक्षम हो जाएं तो 95% तक जो है निर्माण सामग्री के मलबे का उपयोग किया जा सकता है। और भारत का जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर भले अभी जो है जीडीपी में 8% का योगदान हो, लेकिन जिस गति से बढ़ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अगर हम इसमें इस्तेमाल करें सर्कुलर इकोनॉमी को तो इससे हम लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत कर सकते हैं। दूसरा है भारत की जैव ईंधन क्रांति, प्रभावी, स्थायी और स्वच्छता। देखिए ये भी एक स्वच्छता पर्यावरण को लेकर जो है बायोफ्यूल पर बात तो चल ही रही है। बायोफ्यूल के लिए हम जो है इथेनॉल का प्रयोग करते हैं या जो है डीजल के रूप में कुकिंग ऑयल और उसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं जो जीवाश्म ईंधन से अलग है, जो इसको अपनाने की बात करती है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियाँ हैं। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के कुछ पहल हैं उसमें जो बायोडिग्रेडेबल जो रेजिडू है या प्लास्टिक आदि है उनके पुनर्चक्रण के जरिए हम जैव ईंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल भी उसमें से एक है जो जैव ईंधन को बढ़ावा दे सकता है और इस तरह से ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। आइए चलिए देखते हैं भवन निर्माण और मलबे का निपटारा चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से। देखिए भारत में जो है या दुनिया के क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है कि उसमें उसके तोड़ फोड़ होती रहती है जिससे बहुत सारी मलबे निकलता रहता है और उसके अगर हम पुनर्चक्रण शुरू कर दें तो उसके नुकसान से हम फ़ायदा कर सकते हैं। इसको लेकर हम समझेंगे कि रेखीय और चक्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है, और क्योंकि हमें चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर रूप से उसका उपयोग करना है तो हम रेखीय और चक्रीय आर्थिक प्रणालियों को समझेंगे। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के महत्व को समझेंगे। निर्माण क्षेत्र में मलबा प्रबंधन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है उसको समझेंगे। उसके लिए किस तरह से मलबा चाहिए, किस प्रकृति का मलबा चाहिए और अंततः इसका जो महत्व है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। परिचय के रूप में देखें तो 2014 में शुरू हुए भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट, सस्टेनेबल सॉलिड मैनेजमेंट जो है वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक सुंदर भारत बनाने का लक्ष्य है। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उत्पादन को कम करने पर बल दिया जाता है, उत्पाद की जीवन अवधि बढ़ाने की बात की जाती है और अपशिष्ट को संसाधनों में बदलने की बात की जाती है और इसके तरह अपशिष्ट से ऊर्जा और सामग्री को पुनर्प्राप्त करना और फिर से उसे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान करना शामिल है। तो देखा जाए तो ये जो इसमें बात कही गई है ना, एक तरह से ये वो सर्कुलर इकोनॉमी की बात है। सर्कुलर इकोनॉमी की बात क्या होती है? वही उत्पादन को जीवन अवधि बढ़ाओ कि लंबा से लंबा चले। उसमें 3R चलता है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। बार बार इस्तेमाल करो, पहले तो रिड्यूस करो, उपयोग खर्च करो, बार बार इस्तेमाल करो और ज़रूरत पड़ने जब एकदम ही समाप्त हो जाए तो उसको रिसाइकिल करके उसका भी हम काफ़ी कुछ हिस्सा अपने नए उत्पादन के लिए लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को जो है सिद्धांत है और हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो चक्रीय अर्थव्यवस्था को
के ही सिद्धांतों को अपनाता है, जो वर्तमान समय में ग्रीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो है उपकरण है। अगर देखें रेखीय और चक्रीय आर्थिक प्रणालियाँ, तो रेखिक आर्थिक प्रणालियाँ क्या है? टेक मेक वेस्ट पर निर्भर है। ठीक है, टेक करो, जमीन से संसाधन लो या प्रकृति से संसाधन लो, मेक करो, बनाओ और उपयोग करो, फिर बाद में वेस्ट के रूप में धरती पर फेंक दो। और इस प्रणाली में कहीं ना कहीं अंततः उपयोगिता खत्म होते ही अंत में कचरे के रूप में इसे त्याग दिया जाता है। और यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता रहती है और संसाधनों को बिना किसी परिणाम के अंधाधुंध तरीकों से निकाला जा सकता है। लेकिन जबकि ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में जनसंख्या पे इतनी वृद्धि हो गई है और संसाधन इतने सीमित हो जा रहे हैं कि रेखिक चुनौतियों के लिए कहीं ना रेखीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ग्रीन अर्थव्यवस्था के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरा है। तो रेखीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के रूप में देखें तो जनसंख्या और शहरीकरण में वृद्धि के साथ रैखिक आर्थिक प्रणाली या लीनियर इकोनॉमिक प्रणाली। क्या है लीनियर इकोनॉमिक प्रणाली? फिर से समझ लीजिए, टेक मेक वेस्ट, प्रकृति से वर्जन या नया संसाधन लीजिए, रिसोर्स लीजिए, उसका उपयोग करिए, उसको बनाइए और इसके बाद उसका उपयोग करिए और खराब हो जाए तो फिर प्रकृति में कूड़े के रूप में फेंक दीजिए। ठीक है, इससे अब जब अगर हम जनसंख्या और शहरीकरण में वृद्धि के साथ अगर हम रैखिक प्रणाली को जारी रखते हैं तो संसाधनों की कमी आ सकता है, पर्यावरण क्षरण हो सकता है, जैव विविधता की हानि होगी और अपशिष्ट समस्या जैसे अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे में संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादों के निर्माण के दौरान भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादन भी होता है। यह अपशिष्ट कहाँ जाता है? फील्ड में जाता है, डंपर साइटों में जाता है और प्राकृतिक जो है वातावरण को दूषित करता है और नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरफ से ज़्यादा रिसोर्स निकालने में प्रदूषण हो रहा है, दूसरे तरफ से वेस्ट जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है और कहीं न कहीं यह एक बहुत गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी को जो है अपनाया जाता है। देखिए, ये ऐसी प्रणाली है जो उत्पादों और सामग्रियों का यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखना है। इसके समय तक लंबे समय तक उपयोग में रख के क्या होगा कि आपकी खपत रिड्यूस हो जाएगी। जो 10 कोई चीज़ से काम हो रहा है, अगर 4-5 चीज़ ही अगर बढ़िया बना दिया टिकाऊ, तो वो उतने समय तक काम कर सकता है। अपशिष्ट को कम करना है, क्योंकि बार बार आप उसको कम उपयोग करेंगे और प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बंद लूप प्रणाली है जो विशिष्ट संसाधनों के उपयोग को कम करती है, सामग्रियों को पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को अधिकतम बनाती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिए एक समग्र या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेती है और यह सतत विकास को सुनिश्चित करती है और इसमें सामाजिक आर्थिक प्रभावों को भी ध्यान में दिया जाता है। अगर हम भारत में विनिर्माण क्षेत्र का महत्व देखें, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र के अभी तो हम चक्रीय इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया है। अब अगर हम भारत में विनिर्माण क्षेत्र के महत्व में देखें तो दुनिया की तरह भारत का जो है विनिर्माण क्षेत्र भी सबसे बड़ा जो है कच्चे माल का उपभोक्ता है। वैश्विक निर्माण उद्योग संसाधनों और कच्चे माल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में विनिर्माण उद्योग कुल सामग्री या जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसकी मांग का लगभग 20% जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चाहिए होता है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनने के लिए अग्रसर है। यह वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के 8% से अधिक का योगदान देता है और जनसंख्या वृद्धि और भवन विस्तार की अंतिम मांगों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का देखिएगा 8%, 9%, 10% का ग्रोथ है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसकी भूमिका है। जैसे सरकार इस समय स्मार्ट सिटी मिशन चला रही है, औद्योगिक गलियारा चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन चल रही है, 500 अमृत शहर बना रहे हैं, 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। ये सारे पहल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ये भी है कि 2047 तक 550 मिलियन यानी 55 करोड़ लोग जो है शहरों में रहेंगे। तो इतने बड़े लोगों के लिए हम अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आवास चाहिए, उनके लिए हमारे विनिर्माण क्षेत्र की मांग बढ़ती जाएगी। एक मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसने कहा था कि 2020 तक शहरी बुनियादी ढांचे में 1.2 ट्रिलियन यानी लगभग 91 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करने की आवश्यकता होगी। अब ये विनिर्माण और विध्वंस कार्य संबंधी अपशिष्ट जो हमें निकलेंगे, अभी कुल हमारे ठोस अपशिष्ट या सॉलिड जो है वेस्ट का 1/3 है और नगर पालिका का जो सॉलिड वेस्ट है उसका 1/4 ये उत्पन्न कर रहा है अकेले क्या
जैसे नगर पालिका में जितना सॉलिड वेस्ट है, चूँकि स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को अलग किया जाता है और सॉलिड वेस्ट के और लिक्विड वेस्ट के प्रबंधन का प्रयास किया जाता है। अब उस जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसका 1/4 हिस्सा किससे निकलता है, जो है विनिर्माण सेक्टर से निकल रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से निकल रहा है, जो और बढ़ता जाएगा। और ऐसे में इस क्षेत्र के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सर, वैसे क्या किया जाता है, यहाँ से कोई रिसोर्सेज निकला पहली बार, चाहे सीमेंट निकला, चाहे ईंट निकला, चाहे जो भी निकला, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हुआ, मेंटेनेंस रिपेयर हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, और इसके बाद फिर इसके बाद कोई चीज़ डेमोलेशन हुआ। डेमोलेशन के बाद यहाँ सर्कुलर इकोनॉमी में गई, इसमें से जो चीज़ें काम करने वाली है वो ले लिया, फिर से नया मकान बना। जैसे पहले यहाँ से शुरू हुआ, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमने यहाँ से लिया और हमने एक मकान बना दिया, फिर इसमें मेंटेनेंस रिपेयर तोड़ फोड़ हुआ, कुछ सारी चीज़ें हुई। इसके बाद प्री डेमोलिशन स्टेज में हो गया, हमने इसमें से कुछ चीज़ें निकाली कि क्या क्या चीज़ें निकालने लायक है, क्या क्या नहीं है। इसके बाद इस मकान को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद इसमें से कुछ सामग्री यहाँ पे आ गया पोस्ट डेमोलिशन स्टेज। अब यहाँ से रिसाइकिल किया गया, कुछ चीज़ें यहाँ से निकाल कर जो है मटेरियल डिमांड सीधे जो है डिज़ाइन एंड प्लानिंग स्टेज पे यहाँ पे मकान को दे दिया गया, और बाकी चीज़ जो है रिसाइकिल होके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। यानी कि और जो थोड़ा बहुत बचा वो यहाँ से डिमोलिशन के बाद लैंडफिल में चला आया। अगर ये नहीं जाता तो ये पूरा का पूरा लैंडफिल में आ जाता और एक तरह से ये यहाँ से जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो तोड़ के लीनियर इकोनॉमी बन जाती। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी की है। इसमें क्या है कि निर्माण क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने से देखिए अपशिष्ट प्रबंधन के किसी भी अन्य विकल्प की तुलना में अपशिष्ट निर्माण से बचना, यानी जो सॉलिड वेस्ट बन रहा है उसको कम करना पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। और इसलिए अपशिष्ट को कम करने, संसाधनों और उत्पादों का पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने की चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को अक्सर 3R कहा जाता है। इसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल वाली बात कही जाती है। और ये भी बात कहा गया है अगर वैज्ञानिक तरीके से इसे संसाधित किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, तो 95% मलबे का पुनः उपयोग करके उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। और मलबा के प्रसंस्करण के लिए चूंकि बुनियादी ढांचा अभी हमारे पास कम है, इसके लिए अधिकांश मलबा लैंडफिल में जा रहा है, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करने में सक्षम हो जाएं तो 95% तक उसका उपयोग कर सकते हैं। भारत में संसाधित मलबे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की अपार संभावना है। इसी को लेकर जो है नीति आयोग भी संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि इस पर काम करिए। क्यों? इससे तो एक जो हम नया या वर्जिन जो है संसाधन ले रहे हैं वो कम हो जाएगा, जो लैंड सॉलिड वेस्ट निकल रहा है वो कम हो जाएगा, और पर्यावरण और प्रदूषण जो फैला रहा है, पर्यावरण का चुनौती और जो प्रदूषण की चुनौती हो रही है दो तरह से, एक बार जब एक रिसोर्स निकाला जा रहा है, दूसरी बार जब रिसोर्स को डंप किया जा रहा है, तो दोनों तरीके से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इनको बचाया जा सकता है अगर हम इसको रिसाइकिल करना सीख जाएं। चक्रिकता के लिए मलबे की क्षमता कैसी होनी चाहिए? देखिए, किसी आवश्यक संरचना के लिए पूरे हिस्से या उसके उपयोग करने का हो ऐसा बनाया जाए, ऐसे डिजाइन किया जाए कि उसका कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा उपयोग किया जा सके। सावधानी पूर्वक उसको तोड़फोड़ करना चाहिए कि उनके घटकों का पूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी डिजाइन विधि जो किसी इमारत की समयावधि के अंत को पुनः उपयोग किए जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ा दे, साथ ही नई संरचनाओं के डिजाइन में पुनः प्राप्त घटकों के उपयोग का किया जा सके। दीर्घ अवधि हेतु किया गया डिजाइन, बिल्डिंग इस तरह से बनाए जो लंबे समय तक चले कि ताकि रिपेयर आदि करते हुए उसके जो है जो उसकी क्षमता को, उसकी समयावधि को बढ़ा सके। और इस तरह से प्रारंभिक निर्माण के समय ही हमें सामग्रियों का चयन महत्वपूर्ण है जो क्षेत्रीय रूप से उपयुक्त हो और नवीकरणीय रूप से हमें उसका नवीकरण या रिसाइकलिंग करने में उससे हमें महत्व मिल सके। अगर देखें निर्माण क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व के रूप में देखें तो निर्माण क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने से कच्चे माल की खपत में कटौती करने और अवशिष्ट पदार्थों को कम करने में नवाचारों के लिए अवसर सृजित हुए हैं। कैसे हुए हैं? निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी सामग्री का प्रयोग करते हैं जो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल
किया जा सके। निर्माण संरचना के पूरे जीवन चक्र में निर्माण और रखरखाव की लागत को ये कम कर देता है, क्योंकि कहा जाता है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अगर महंगी और अच्छी चीज़, गुणवत्तापूर्ण चीज़ें लगा दी जाती है तो लंबे समय तक चलती है और बार बार उसके रिपेयर और मेंटेनेंस की भी समस्या नहीं रहती है। निर्माण उद्योग या कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो जिस गति से चल रहा है, अगर उसी गति से उसी के साथ जो मलबा निकलेगा, अगर उसका हम पूरा का पूरा पुनर्चक्रण करने में सक्षम हो जाएं तो 2050 तक पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के साथ साथ 4,90,000 करोड़ या 76 अरब डॉलर का वार्षिक लाभ भी हमें सर्कुलर इकोनॉमी से इसके हो सकता है, अगर हम क्या करें कि इसको वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण की विधि को हम अपना सकें। नई इमारतों के निर्माण में संसाधनों का उपयोग भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम 95% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पे कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा, एक तो चक्रीय प्रतिशत में 37% कम नए संसाधन लगेंगे, 24% कम पानी की खपत होगी, 18% कम इंटरसिटी स्पेस की जरूरत होगी, लैंडफिल करने के लिए उतना बचेगा। साथ ही साथ इन इमारतों के निर्माण के समय ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी 40% तक कमी हो सकती है, जिसके कारण पूरे जीवन काल तक अगर कूलिंग आदि पर भी उत्सर्जन होता तो उस बिल्डिंग का ग्रीन फुटप्रिंट बढ़ जाएगा, क्योंकि निर्माण के समय ही 40% ग्रीन हाउस गैस में वो बचत कर चुका है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मलबे के या जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसके मैनेजमेंट में उपयोग हो सकता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है जैव ईंधन और उससे जुड़ा हुआ पहलू कि उसकी क्या प्रभावी, कितना वो जैव ईंधन क्रांति कितना प्रभावी है, स्थायी है, स्वच्छ है। इधर देखिए, जैव बायोफ्यूल से जब कार चलेगी तो दुनिया हरी हरी रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे। फॉसिल फ्यूल से चलेगी तो पेड़ पौधे सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत और वर्तमान परिदृश्य क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्या नकारात्मक पहलू हैं, जैव ईंधन क्या है, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उससे जुड़ी क्या चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों को दूर करने में स्वच्छ भारत मिशन का जो पहलू है क्या है, अपशिष्ट का प्रबंधन। और हम वेस्ट से वेल्थ बनाने की बात है, जो कचरे से संसाधन या कहते हैं वेस्ट से वेल्थ बनाने की जो विचारधारा है, वो चक्रीय अर्थव्यवस्था की, उसको अपना के क्या क्या पहल की जा रही है, जिसमें कि जैव ईंधन बनाने के लिए यूज्ड कुकिंग ऑयल है या बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल है उनका रिसाइकिल आदि शामिल है। आइए अगर देखें, परिचय के रूप में देखें तो वर्तमान में भारत सहित विभिन्न देशों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है, लेकिन साथ ही यह एक सीमित प्राकृतिक संसाधन भी है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जुड़ी अन्य समस्याएं कार्बन उत्सर्जन है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरणीय चिंताएं हैं। इसको लेकर अधिकांश देशों ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल देना शुरू किया है। जैव ईंधन भी एक वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा स्रोत है और स्वच्छ भारत मिशन में जैव ईंधन विकास पर भी महत्व दिया जा रहा है। अगर हम समझें ईंधन के रूप में देखें कि भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो जैसे दुनिया के ज़्यादातर देशों के हाल है वो भारत का भी है कि अधिकांश देश जैसे बढ़ती ऊर्जा मांग के पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पे बढ़ रहे हैं, वैसे भारत भी अपनी ज़्यादातर ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल, मुख्यतः कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ऐसे जो है कार्बनिक जीव जंतु या पेड़ पौधे जो बहुत साल पहले ज़मीन में दब गए हैं और अब अपघटित होकर वो जो है फ्यूल के रूप में बदल गए हैं। देखा जाए तो 2023 तक जीवाश्म ईंधन भारत की ऊर्जा खपत का लगभग 70 से 75% तक हम जो है जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल के जरिए कर रहे थे। हालांकि अभी हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियां जो हैं उत्पन्न कर रही हैं। देश में जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख स्रोत कोयला है और हम अपने विद्युत उत्पादन के 55% के लिए जो है कोयले पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दूसरा है पेट्रोलियम और हम अपनी लगभग 85% पेट्रोलियम उत्पादन के लिए हम आयात पे निर्भर करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। साथ ही में प्राकृतिक गैस का भी, नेचुरल गैस का भी, सीएनजी आदि का उपयोग बढ़ा है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि अभी 6 से 8% तक ही इसका हमारे पूरा ऊर्जा उपयोग में योगदान है। अगर हम देखें कि इन सारी चुनौतियों से, यानी जो चुनौतियां अभी देखेंगे, भारत सौर, पवन और बिजली के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर नवीकरण ऊर्जा की तरफ भी बढ़ रहा है और उसने 2030 तक
अपने लिए 500 गीगावाट का गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इससे क्या होगा कि भविष्य में हम टिकाऊ ऊर्जा संसाधन हमारे पास होंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसमें हम अपना जो योगदान कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं, 2070 तक नेट जीरो हासिल कर सकते हैं। तो देखें जीवाश्म ईंधन के क्या लाभ हैं, क्या समस्याएं हैं। तो लाभ में देखें कि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ये एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया, और लाखों वर्षों के दौरान ये विघटित हुए प्रागैतिहासिक पौधों और जानवरों के अवशेष से बनता है। तो अब लाखों वर्ष बाद बनेगा सब चीजें, लेकिन अभी तो तुरंत एक बार समाप्त हुआ तो समाप्त हो गया। हालांकि जीवाश्म ईंधन वैश्विक औद्योगिकरण और आर्थिक विकास की रीढ़ भी रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं। ये अपने वजन और आयतन के सापेक्ष बड़ी मात्रा में ऊर्जा उपयोग निकालता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए ये आज भी इसका एक प्रमुख आधार बना हुआ है। जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण, शोधन और परिवहन के लिए वैश्विक स्तर पे जो तंत्र चाहिए वो अच्छे से पूरी तरह से डेवलप है, क्योंकि ये बहुत समय से चल रहा है। लेकिन इसकी समस्याएं क्या है? क्योंकि इसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी हैं। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरण है, यानी एक बार खत्म तो खत्म हो गया, और ऐसे में भविष्य में लग रहा है कि अगर इस तरह से उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से दुनिया का लक्ष्य है कि उस पर उसको वो स्थिति आने से, यानी समाप्त होने वाली स्थिति आने के पहले ही उससे हम ग्रीन की तरफ ट्रांजिशन कर लिया जाए। जीवाश्म ईंधन के जो संसाधन है वो पृथ्वी पर बड़े अनभिवन हैं, जैसे कि खाड़ी के देशों में है, रूस आदि के देशों में है। और आज देखिए रूस यूक्रेन का संकट चल रहा है या वेस्ट एशिया का संकट चल रहा है, तो भारत और कई सारे देशों के लिए जो है ऊर्जा का एक संकट उत्पन्न हो रहा है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ाते हैं। हमारे जैसे देश जो 85% आयात के लिए हैं, उनके लिए आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा के लिए भी चिंता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए विकल्प क्या है कि एक जैव ईंधन, हम नवीकरण ऊर्जा तो अपना रहे हैं, उसमें जो बायोफ्यूल का काम है, वो जो जीवाश्म ईंधन का काम है, उसमें से कुछ जो है बायोफ्यूल के जरिए, पूरा सभी तो नहीं लेकिन कुछ बायोफ्यूल के जरिए किया जा सकता है। देखिए बायोफ्यूल क्या होता है? यह कृषि फसलों, कृषि अपशिष्ट और शैवाल जैसी जैविक सामग्रियों से प्राप्त जैव ईंधन को नवीकरण ऊर्जा स्रोत माना जाता है। इसका प्रमुख प्रकार है इथेनॉल, जो गन्ने और मकई जैसे फलों से बनाया जाता है, और बायोडीजल वनस्पति तेलों और पशु वसा से प्राप्त शामिल किया जाता है। हालांकि कुछ सीएनजी भी होती है, बायो सीएनजी, जो गोबर गैस या प्लांट रेजिड्यू से भी एरोबिक करके वो किया जाता है, तो बायो सीएनजी भी इसका हिस्सा होता है। इसके लाभ के रूप में देखें तो ये पहले तो नवीकरण सामग्री है, यानी कि उत्पादित होते हैं जिनकी पुनः प्रवृत्ति जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम समय में की जा सकती है। जैसे मकई से आपने या इथेनॉल, गन्ना लगाया, इथेनॉल बनाया और आपने उसका उपयोग कर दिया, साल भर बाद फिर गन्ना तैयार हो गया। तो ऐसा तो नहीं लाखों साल लगेंगे। और या आपने जो है कोई भी ले लीजिए, चाहे आप इसमें एनिमल फ्लैट ले लीजिए, वनस्पति तेल ले लीजिए, तो वो उपलब्धता है, कुछ जल्दी ही उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। खासतौर से जीवाश्म ईंधन आम ईंधनों की तुलना में कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे होगा? ये भी ईंधन है, वो भी ईंधन है, इनके जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, उनके जलाने से भी निकलता है। और देखें प्रति लीटर के आधार पर देखें तो इनसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनकी ऊर्जा तीव्रता कम होती है। लेकिन जो नीचे दबा हुआ पेट्रोलियम निकालते हैं या फॉसिल फ्यूल निकालते हैं, वो जलने के बाद वो वातावरण में आ जाता है। इसके हम जो निकालते हैं, क्योंकि ये प्लांट से बनता है, इनसे हम अगर जो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गया, तो जो प्लांट है, जिस प्लांट के जरिए हम बना रहे हैं, उस प्लांट लगाएंगे भी, तो उस प्लांट के जरिए भी काफी मात्रा में इनका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण का है वो सिंक कर लिया जाता है। तो इसलिए देखा जाए तो एक लेवल पे जाके वो प्रभाव लगभग कम आता है, इसलिए ये उससे ज्यादा ग्रीन माना जाता है। घरेलू स्तर पर जैव ईंधन का उत्पादन आयातित जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर खाद्य फसलों का ज्यादातर देशों में, विकसित देशों में खाद्य फसलों के रूप में इसका उपयोग, जैसे गन्ने के रूप में या मक्के के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उससे क्या है कि खाद्य सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया है, हो सकता है। और इसके प्रयोग से जो कृषि से जो जलवायु को नुकसान हो रहा है, वह मिला देंगे तो अंततः जो इससे कार्बन न्यूट्रलिटी का लाभ मिल रहा है वो बल्कि माइनस में ही चला जाता है। लेकिन
एक विकल्प है कि हम अगर रेजिड्यू से बायोडीजल, जिसको सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं, अगर उससे हम करने लगे, यानी रेजिड्यू क्या है कि अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण में अपशिष्ट के रूप में या जो है वेस्ट के रूप में पड़ा रहेगा, नुकसान ही करेगा पर्यावरण को। लेकिन अगर हम उसको सही ढंग से रिसाइकिल या उसका उपयोग कर लें, तब वो हमारे लिए ग्रीन ईंधन के रूप में हो सकता है, और उसका जो पर्यावरण में प्रभाव है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी रहेगा वैसे भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं जैव ईंधन के रूप में एक इसमें प्रमुख है यूज्ड कुकिंग ऑयल, यूसीओ, यूज्ड कुकिंग ऑयल का एक विकल्प इसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में CSIR की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है, जो ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का काम करती है। वो यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोडीजल के रूप में मिलाकर काम करने पर काम कर रही है। यूसीओ का अनुचित निपटान, जैसे कि इसे नालियों में फेंक दिया जाता है, हमारे घरों में तो नहीं फेंका जाता है, न छोटे स्तर के दुकानों पर फेंका जाता है, लेकिन इसको नालियों में फेंक दिया जाता है या बार बार पुनः उपयोग किया जाता है। इन दोनों से गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। जब बार बार उपयोग किया जाता है, जैसे छोटी दुकानों पर, घरों में, तो उसको एक बार तेल गर्म हुआ, उसको यूज कर लिया, इसके बाद जब उपयोग करते हैं तो उसमें कैंसरस जो है, कैंसर कारक जो है उसमें तत्व पाए जाते हैं, इसलिए वो कई गंभीर बीमारी का कारण बन जाते हैं, तो वो यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए बड़े संस्थाओं में, बड़े होटलों में, और जो आपके प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग है, वहां पे उसको फेंक ही दिया जाता है एक बार यूज करके। अब वो अगर उसको नालियों में फेंक दोगे तो नालियां चौक हो जाएंगी, नालियों की पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या हो जाएगी, ये सारी चीजें रहती है। तो फिर उसके विकल्प के रूप में क्या है कि इसको हम पुनर्चक्रित कर लें। पुनर्चक्रित क्या है कि उसको इकट्ठा करके थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसको जैव ईंधन के रूप में उसका हम विकल्प कर लेते हैं, तो उससे हमें जो लाभ है, वो जो हानि है वो बच जाएगा, और जो फॉसिल फ्यूल जलाया जाएगा उसके विकल्प के रूप में हमें बढ़ जाएगी। साथ ही में ये बायोडीजल उत्पादन के साथ लागत प्रतिस्पर्धी है, और बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से इसे और अधिक अनुकूल हो सकता है। और बढ़ते सरकारी समर्थन, नीतिगत पहल और जन जागरूकता के साथ यूसीओ बायोडीजल के उत्पादन बढ़ाने में संभावित और आशाजनक हो सकता है। और यूसीओ को जैव ईंधन के बदले इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने की दिशा में भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे इसके स्रोत बड़े डाइवर्सिफाई हैं, तो वहां से इकट्ठा करो, और लोगों को जागरूकता की भी कमी है। ऐसे में इसको लेकर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। हम अगर देखें कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत में अन्य शोध कार्य भी चल रहे हैं, तो कुछ CSIR की संस्था जैसे बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन पर जो है प्रौद्योगिकियां हैं, तो शोधकर्ताओं द्वारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जैसे कि रसोई घर के कचरे, कृषि अवशेष और कार्बनिक पदार्थों के प्रबंधन के प्रभावी तरीकों पर काम किया जा रहा है। इससे बायोगैस बनाया जा रहा है, खाद बनाने का संयंत्र किया जा रहा है, और इसके लिए जो अनएरोबिक या अवायवीय अपघटन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जैविक कचरे का एक अच्छा ऊर्जा स्रोत बायोगैस या जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, ईंधन के रूप में और प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। साथ ही में प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जो प्लास्टिक पदार्थ हैं उनको भी अपशिष्ट के जरिए कुछ रासायनिक उसमें केमिकल है, उसको करके CSIR की संस्था है, जैसे कि राष्ट्रीय रसायन संस्थान, वो जो है प्लास्टिक को डिग्रेड करके उससे फ्यूल बना सकती है, फ्यूल बनाया जा सकता है, कुछ रासायनिक केमिकल कंपोनेंट निकल सकते हैं, और बाकी चीजें जो नॉन डिग्रेडेबल है, थोड़ा बहुत बचता है, वो रेजिड्यू के रूप में चला जाता है, तो ये भी हो सकता है। साथ ही में जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों को भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें शोध कार्य लगे हैं कि ग्रे वाटर, ऐसे वाटर जो घरेलू उपयोग होते हैं, यानी घरेलू उपयोग क्या क्या होते हैं, घरों में जो हम अपने साफ सफाई, नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, या ऑफिस आदि में जो इस्तेमाल करते हैं, उनको हम ग्रे वाटर कहते हैं। जो इंडस्ट्री में है वो ब्लैक वाटर है, क्योंकि वो दूषित हो जाता है। इनमें कोई बहुत दूषित नहीं होता, लेकिन आप इसका स्वच्छ नहीं, आप इसका पेयजल आदि के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे को अगर हम रिसाइकिल करके ट्रीट आदि करते हैं और वर्षा जल संचयन प्रणाली का भी विकास कर दें, दोनों को कर दें शहरी क्षेत्रों में, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी, वो इस ग्रे वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए पहल कर रही है, ताकि इस ग्रे वाटर से सिंचाई आदि का कार्य किया जा सके और शौचालयों आदि में भी इसका प्रयोग किया जा सके। देखिए, भारत में शौचालय, स्वच्छता के लिए शौचालय की जरूरत है, शौचालय के लिए पानी की जरूरत है, और कई क्षेत्रों में पानी की कमी है। लेकिन हम घरों में तो पानी उपयोग करते हैं, उसको अगर ट्रीट करने के लिए हमारे पास व्यवस्था हो जाए, तो उस पानी को शौचालय के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह से हमारे पास जो है
ग्रे वाटर का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी ये आज क्या पूरा जैसे अक्टूबर के योजना की इस लास्ट अंक के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, और दीपावली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।